चलो तो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे हम श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे और इसका हम किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू इस चीज़ को तुम लोग को बताते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसी एग्जाम्पल को हम लोग पहले इंटरप्रेट करना सीखेंगे। सो दिस वाज द एग्जाम्पल जो हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था और इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, है ना। पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को नंबर दे दिया था और नंबर देने के बाद फिर हमने जो भी स्टूडेंट्स हैं इन सबके संस्कृत के प्राप्तांक लिखे, फिर अंग्रेजी के प्राप्तांक लिखे, इसको x से दिखाया, इसको y से दिखाया, फिर x वालों की रैंकिंग कर दी rx में, y वालों की रैंकिंग कर दी ry से और उसके बाद हमने डिफरेंस निकाल लिया कि rx और ry में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये जो rx डिफरेंस ry आ रहा है इसको हम कैपिटल D से दिखाते हैं और इसका फिर कर देते हैं स्क्वायर, d स्क्वायर कर दिया हमने। तो हमको नीचे सबसे मिला इसका समीशन 120, इसको हम सिग्मा डी के रूप में दिखाते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसका जो श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक है उसको हमने निकाला था रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला था। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह हमने 120 रखा और एन की जगह पे 10 रखा, ये रखा था ना। यस मैम। यस मैम। तो इतना करने के बाद हमको जब सॉल्व किया तो हमको गुणांक का मान मिल गया 0.27। तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक रो इज इक्वल टू 0.27। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, व्याख्या इसकी क्या है। प्राप्त रो 0.27 की व्याख्या संस्कृत और अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध का मान 0.27 है। स्पष्ट है कि सहसंबंध धनात्मक है ना, पॉजिटिव है, परंतु मान कम होने के कारण, मान केवल 0.27 है तो मान जो है वो कम है और मान कम होने के कारण हम इस संबंध को निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहेंगे, है ना। है तो धनात्मक लेकिन इसकी जो नंबर दिख रहा हमको वो क्या है 0.27 जो कि कम है, तो हम इस संबंध को निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत और अंग्रेजी में प्राप्तांकों के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, किंतु ये प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। अगर सब में होती तब क्या होता बताओ, कोरिलेशन कैसा मिलता। अच्छा मिलता, अच्छा मिलता, ज्यादा मिलता, है ना, स्ट्रांग होता, ज्यादा उसका मान आता, कम से कम 80 85 90 इतना तो आता ही आता। और अगर बहुत ही अच्छा होता तो उस कंडीशन में उससे भी ऊपर चला जाता। और अगर परफेक्ट वाली कंडीशन होती तब क्या होता, पूरा पूरा 99। 1 हो जाता, 1 हो जाता, यस मैम। है ना, परफेक्ट वाले कंडीशन में। तो संस्कृत और अंग्रेजी में प्राप्तांकों के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छात्रों की संस्कृत और अंग्रेजी योग्यता के साथ साथ बढ़ने की कुछ प्रवृत्ति है, ठीक है। कुछ ही स्टूडेंट्स में ऐसा है कि संस्कृत भी उनकी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है। इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई सबको। व्याख्या इसकी कैसे करेंगे हम लोग, यस धनात्मक मैम। है या ऋणात्मक है ये बताएंगे और
जो उसके नंबर हैं वो बताएंगे। हाँ, किसी का क्वेश्चन था कुछ? नो कोई मैम। बच्चे कोई बच्चे बाद में कुछ बोला ना मैम करके, तो मुझे लगा शायद कोई पूछ रहा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। ये है क्वेश्चन कि 12 छात्रों ने गणित और विज्ञान की परीक्षा में 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। भारत छात्रों ने गणित और विज्ञान की परीक्षा में 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि द्वारा दोनों प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 कहाँ से आ रहा है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ठीक है, तो ये 12 बच्चों का नंबर दिया हुआ है, मैथ्स का दिया हुआ है और साइंस का दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इनके बीच में हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, रैंक ऑर्डर का, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग फिर से टेबल बनाएंगे, जैसे पहले बनाई थी। इसको x मान लो, इसको y मान लो, ना, मैथ्स का और साइंस का। देखो, ये इसकी टेबल बनाई गई। देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही इसको? नो मैम। नो मैम, दिख रहा है। ओके, चलो, तो ये हमने इसकी गणना की, सारणी कैलकुलेशन के लिए टेबल बनाई। तो क्रम संख्या दे दी हमने 12, और छात्र जो इसका नाम दिया गया है ABCDEFGHIJKL, L तक बच्चे हैं। अब उनके गणित के नंबर यहाँ लिख दिए और विज्ञान के नंबर यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद देखो, फिर से इनको रैंक देंगे। अब गणित में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है बताओ? मैम 68। और 68। 68। तो 68 को हम पहला नंबर दे देंगे ना। देखो यहाँ पे पहला नंबर दे दिया। यस मैम। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा 68 के बाद? 65। सबको समझ में आ रहा है ना? ये सबसे पहले 68 है। देखो 40 45 50 35 55 47 28 65 57 68 20 और 60, इसमें सबसे ज्यादा 68 है, तो इसको एक नंबर पे। फिर उसके बाद 65 है, तो उसको 2 नंबर पे। फिर उसके बाद 60 है, तो ये 3 नंबर पे। और इसी तरीके से हम नंबर देते चले जाएंगे। जो कम होता जा रहा है उसको हम उससे छोटा नंबर देते हुए आगे बढ़ेंगे, और अंत में जब हम 12 नंबर पूरे कर लेंगे, ये देखो 12 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 20 नंबर जो है वो सबसे कम नंबर है। यही मतलब हुआ ना, अगर ये 12वें नंबर पे आ रहा है तो? यस मैम। यस मैम। ना, इसकी रैंक सबसे नीचे है। तो हम श्रेणी देख करके आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है और कौन सा नंबर सबसे कम है। तो इस तरीके से हम इसको श्रेणीबद्ध कर दिया हमने। फिर विज्ञान में भी देखो, नंबर 1 पे क्या है? 68। 68। ठीक है, तो इसको एक नंबर दे दिया। दूसरे नंबर पे क्या है? 62। 62। 62। ओके, तो इसको दूसरा नंबर। तो इसी तरीके से इसको भी हमने रैंक दे दिया, और रैंक देने के बाद हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। देखो 9 में से 9 गया 0। ठीक, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 10 का डिफरेंस 4। -4।
हाँ बेटा, -4 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। जब तुम वर्ग करोगे तब तो ये वही हो जाएगा, यस मैम। यस मैम। है ना। तो लिखने के लिए तुम अगर लिख दो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जब तुम उसका स्क्वायर करोगे तो वहां पर वैल्यू तुम्हारी नीचे पॉजिटिव ही मिलेगी तुमको। यस मैम। तो इस तरीके से हम सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जहां जहां समान संख्याएं हैं वहां पर 0 आ जाएगा, उसका आप करेंगे वर्ग। तो 0 का वर्ग किया 0, 2 का किया 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, -2 और -2 का भी इंटू करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा। 3 3 ज़ा 9, 0 0 ज़ा 0। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 0 का किया 0, 2 का किया 4। तो इस तरीके से ये जो डी स्क्वायर आ गया इसको हमने जोड़ दिया, और सिग्मा डी स्क्वायर का मान हमको मिल जाएगा 44। 44। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ये 44 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में n की जगह पे हम रखेंगे 12, क्योंकि संख्या कितनी है, 12। और जो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है उसकी जगह पे हम 44 रखेंगे। ठीक है, तो आओ कैलकुलेशन की तरफ बढ़ो। देखो ये 1 माइनस 6 सिग्मा, यहाँ पे 44 रख दिया, और यहाँ पे कितना रख दिया, 12। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 ज़ा 144 होता है। 12 का वर्ग करने पे हमको 144। हाँ, 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ पे 144 रख दिया। अब ये गुणा किया, यहाँ पे 264 आ जाएगा, यहाँ 143 आएगा। ठीक है, तो 12 में 143 का गुणा करोगे तो तुमको मिल जाएगा 1716। ठीक है, अब 264 में जब 1716 का भाग दोगे तब तुमको जो संख्या मिलेगी, 0.15। एक मिनट, हाँ 0.15। तो मैनुअली करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेटर से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना कि मैनुअली करो, क्योंकि एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यस मैम। तो इस तरीके से जब तुम करोगे तो ये 1 में से जब 15 घटाओगे तो तुमको 85 मिलेगा, और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सहसंबंध गुणांक का मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.85। हाँ, और साइन इसका क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक, तो अब इसकी भी इंटरप्रिटेशन वही होगी कि यहाँ पर जो सहसंबंध हमें प्राप्त हो रहा है वह धनात्मक है, और इसका जो मान है वो अधिक है ना। 85, 100 में से 85 सोच लो, तो ये 85% का कोरिलेशन इनमें मिल रहा है, 0.85 के द्वारा ये शो हो रहा है। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या थे, गणित था और विज्ञान था। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध मिल रहा है, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक अच्छे हैं उनके विज्ञान में भी प्राप्तांक अच्छे हैं। और अगर इसका उल्टा करें तो गणित में प्राप्तांक कम होने पर विज्ञान में भी प्राप्तांक कम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। इसमें कहीं डाउट कोई? ठीक है, तो धनात्मक प्लस 0.85 सहसंबंध गुणांक उच्च धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि बालक के गणित में प्राप्तांक बढ़ेंगे तो विज्ञान में भी बढ़ेंगे, और अगर गणित में प्राप्तांक घटेंगे तो विज्ञान में भी घटेंगे। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं कोरिलेशन के आधार पर, कितना हमको उसका मान मिल रहा है। अभी खाया कि नहीं रात तक? ए भाई, तुम लोग को हम म्यूट भी नहीं करा सकते हो, आवाज पता नहीं कहाँ कहाँ की आ रही है। जिसको जरूरत नहीं होगी बोलने की वो अनम्यूट नहीं करेगा। चलो, इसी तरीके से ये अगला सवाल भी है। यहाँ पर भी कुछ प्राप्तांक दिए हुए हैं, एक्स और वाई।
यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा है कितना, सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 36, ठीक है। और n कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 10 है, ठीक 10 है। हाँ 10 हैं। तो अब इसके आधार पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम रख देंगे 36, यहाँ पे 10, जैसे सुबह वाली कैलकुलेशन थी लगभग वैसा ही है ये, है ना। तो 216 में हम 990 का भाग देंगे तो 0.21 मिलेगा। तो सॉल्व करने पर ये 0.79 आएगा। तो यहाँ पर भी जो, अब इसमें शब्दों में तो लिखा नहीं है, अगर शब्दों में होता कि किसके किसके प्राप्तांक हैं तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या कर देते। लेकिन फिर भी इतना तय है कि दो चरों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, जो ये बताता है कि एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि होगी और एक चर के घटने से दूसरे में भी हम घटते हुए क्रम को देखेंगे। और 0.79 का जो सहसंबंध है वो बताता है कि सहसंबंध की प्रकृति उच्च है, जो भी दो चर हैं उनके बीच में उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है। ठीक, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। बाकी बच्चे समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ये देखो समान प्राप्तांक या टाइड स्कोर्स इसको कहते हैं, जब एक जैसे प्राप्तांक मिलते हैं। अब यहाँ हमें रैंक देनी है, तो रैंक देने की केस में अगर मान लो दो बच्चों के नंबर एक जैसे हैं, तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तब तो उनको रैंक हमें समान देनी पड़ेगी ना। जैसे कभी कभी देखते हो ना क्लास में, दो लोग फर्स्ट आ जाते हैं, दो लोग सेकंड आ जाते हैं, दो लोग थर्ड आ जाते हैं, कभी कभी इस तरीके की कंडीशंस देखते होगे। सबके साथ ही ऐसा हुआ किसी न किसी क्लास में, हुआ है नहीं हुआ यस है? मैम। है ना, दो Yes. बच्चे जब एक समान रूप से अंक प्राप्त करते हैं तो उनको ज्वाइंट रूप से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कह दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें प्राप्तांक मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम लोग ये करेंगे कि जो भी प्राप्तांक हमारे हैं उन प्राप्तांकों को हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज करने के बाद जो प्राप्तांक हैं उनको पहले ही क्रम दे देंगे, ठीक है, पहले ही क्रम दे देंगे, अस्थाई क्रम। और अस्थाई क्रम देने के बाद हम उसी क्रम को व्यवस्थित कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल है, पहले उसको देख लो फिर थियरी देखेंगे। जैसे प्राप्तांक है, अगर मान लो 25 है, 24 है, 24 है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी 24 ये भी 24, यस मैम। ठीक। फिर उसके बाद आ गया 22, फिर आ गया 21, फिर आ गया 20, 19, 19, 19, तीन बच्चों को 19 नंबर मिल गया। फिर 16 मिला, 15 मिला और 14 मिला। तो इस तरीके से जब प्राप्तांक मिलेंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज कर दिया बढ़ते से घटते क्रम में, हाँ पहले लगा दिया। फिर उसके बाद हमने उसको अस्थाई क्रम दे दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। कर सकते हैं ना इसको 2 और 3 पहले यस। अस्थाई रूप से। यस मैम। फिर उसके बाद हमने इसको दे दिया 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, हैं तीनों 19। लेकिन एक को पहले 7 दिया, 8 दिया और तीसरे को 9 दिया, फिर 10, 11 और 12। तो हमें कुल 12 प्राप्तांक यहाँ पे थे, उन 12 को हमने पहले एक अस्थाई क्रम दे दिया। और अब अस्थाई क्रम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन अस्थाई क्रमों में जो एक जैसे प्राप्तांक हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे। पहले भी हम लोगों ने किया है माध्यिका के केस में, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन के समय भी ये देखा था हम लोगों ने कि इस तरीके से जब नंबर एक जैसे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब ये 2 है और ये 3 है, अगर दोनों को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा दोनों का। यस मैम। है ना, एक के पास 2 है क्रम, एक के पास 3 है, अगर दोनों को हम इक्वल करेंगे
तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, और 5 का आधा कितना होगा? 2.5 दैट इज इक्वल टू 2.5। 2.5 ठीक है, तो पहले हमने अस्थायी रूप से उसको जो क्रम दिया, उसी क्रम को हमने व्यवस्थित रूप से जब बदला तो क्या हुआ, वो 2 और 3 की जगह 2.5 और 2.5 हो गया। फिर यहाँ देखो 4 5 6 ये अलग हुआ। अब ये जो 7वां क्रम है, 8वां क्रम है और 9वां क्रम है, इसको हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे। औसत इसी तरह से निकाला जाता है ना, जितनी संख्याएं हैं उन तीनों को जोड़ करके और उतने से ही भाग दे दिया जाएगा। जैसे अब ये 3 है तो 3 से भाग दे दिया जाएगा, 2 रहते तो 2 से भाग देते, 4 रहते तो 4 से भाग देते। तो जितने हैं इन सभी को हमने जोड़ करके भाग दे दिया। अब ये देखो, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, जब जोड़ दोगे तो 7 7 14 1 15, 15 और 9 कितना होगा? 24 होगा। 24 ठीक, और 24 को जब हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8 8 मिलेगा, है ना। तो ये 8, ये 8 और ये 8 तीनों बराबर हो गए। यस मैम। औसत निकालने पे ये तीनों बराबर हो गए। पहले एक 7 था, एक 8 था, एक 9 था, अब क्या हुआ, तीनों 8 हो गए। और हमको करना भी यही है भाई, जब तीनों के नंबर बराबर हैं तो तीनों की रैंक भी बराबर होनी चाहिए, है ना। जब तीनों की रैंक बराबर है तो एक को हम 7वें पे, एक को 8वें पे, एक को 9वें पे तो नहीं रख सकते हैं। और इस तरीके से देखो तीनों की ही जो रैंक है वो 8 पर आ गई, ना कोई 7 रहा, ना कोई 8 रहा, और ना कोई 8 तीनों हो गए, और 7 8 9 इन तीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और मैम अब इसके उसके अगले वाले को तब 9 नहीं देंगे, मतलब 10 देंगे। नहीं, 9 क्यों देंगे? 9 यस वाले को तो हमने यस मैम 8 कर दिया ना। देखो नंबर क्या यस है इसका, 19 इसको भी मिला है, 19 इसको भी मिला है, 19 इसको भी मिला है। अब यस किसी को मैम तो हम 7 8 9 करते, तो पहले हम क्या करते हैं, अस्थायी रूप से इसको क्रम दे देते हैं, फिर उसके बाद हमने उसको बांटा। जैसे हमने बताया कि अब समान नंबर रहेगा तो उसकी रैंक भी समान होगी, तो इसका 19 है, इसका 19 है, इसका 19 है, इन तीनों का जो 19 है वो जब बटेगा तो ये तीनों को 8 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 9 नहीं आएगा, इधर 10 आएगा, और इधर देखो 6 के बाद 7 नहीं है, सीधे 8 है ना। यस मैम तो इसी तरीके से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अब देखो इसका सवाल जो है, यही जो यहाँ पे दिए हुए हैं प्राप्तांक, इसी का सवाल है आगे। ये दिए गए अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों के बीच में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो और प्राप्त रो की व्याख्या भी करो। इसी तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी के प्राप्तांक दिए हैं और विज्ञान के प्राप्तांक दिए हैं, और कह रहा है कि इनके बीच में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करके और जो सहसंबंध मिल रहा है उसकी व्याख्या भी करो। तो अब देखो ये बच्चे हो गए, इनकी संख्या है 9। ठीक है, n = 9। अब ये हो गए प्राप्तांक अंग्रेजी के और ये विज्ञान के। अब इसमें देखो पहले नंबर पे क्या है? मैम 19 19 19 कहाँ से 20 पहले नंबर पे आएगा? ये 20 नहीं दिख रहा है। 20 से मैम हाँ, सबसे पहले 20 आएगा ना। 20 मैम यस मैम तो इसको हम रैंक कौन सी दे देंगे? 1। फर्स्ट ठीक, फिर इसके बाद 19 है, 19 को हमने कर दिया 2। सेकंड 2 हाँ, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? मैम 16 16 है, ये यहाँ पे 16 को मिल गया 3। फिर चौथे नंबर पे 14 ये रहा 14, और इधर देखो ऊपर एक और 14 दिख रहा है यस मैम है ना। तो हम इसको भी कितना देंगे? इन दोनों को, एक को हमने किया 4 और एक को किया 5। अब 4 और 5 के बीच में कितना आएगा? 4.5 आएगा। 4.5 यस मैम है ना। तो इसी तरीके से इसको हमने रैंक किया 4.5 और 5 इसको भी रैंक दिया 4.5। ठीक, अब ये जो रैंक हमने की, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 5 हो गया, अब हम लोग आ जाएंगे 6 पे।
छठे नंबर पे क्या आएगा बताओ? 14 से छोटा क्या है? मैम 6। 12 है, ये है 12 12। है मैम। 6 रैंक होगी इसकी, है ना? ये 6 यस रैंक। मैम यस। ठीक, फिर उसके इससे छोटा क्या है? 12 से मैम छोटा है 10 10। 10। ठीक है, एक 10 यहाँ पर है और दूसरा 10 यहाँ पर है। ऊपर है। हाँ, है ना? तो यस मैम। एक को हम देते इस वाले को कितना देते हैं? मैम 12 तक हम लोग 7.5। नहीं, 12 तक हम लोग रैंक कर चुके हैं, है ना? यस मैम। अब इसके बाद इससे जो छोटा है वो है 10। 10। अच्छा देखो, ये 10 है, ये ऊपर 10 है, और इसके ऊपर भी 10 है। यस मैम 3 है। यस मैम 3 है ना? तो यस मैम। अब इसको जब हम अस्थाई क्रम देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 9, 9। है ना? 7, 8 और 9। तो ऐसी कंडीशन में फिर वही वाला होगा जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा था। 7, 8, 9 तीनों को हम जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों की रैंक कितनी आ जाएगी? 8 8, है ना? इसको भी 8, इसको भी 8 और इसको भी 8। ठीक है, अब इससे भी छोटा कहीं कुछ दिख रहा है? 7, 8, 9 तो हो गया, 10वां भी 9 ही है कुल। अब इससे छोटा नहीं है। इससे छोटा नहीं है क्योंकि कुल 9 है। 9 तक का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इधर देखो, ये वाले जो हैं उनको भी ऐसे ही बांटेंगे। ये जो है इनको भी ऐसे ही बांटेंगे, इस वाले को, विज्ञान वालों को। ठीक है, 20 Yes, नंबर ma'am. सबसे ज्यादा दिख रहा है पहले नंबर Yes, पे, ma'am. फिर 18 दूसरे नंबर पे, फिर इससे छोटा क्या है? 16। 16 तीसरे नंबर पे, फिर क्या है? 14 है। 14 है, 14 हो गया चौथे नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद है 14 से छोटा 13। 13, ये हो गया 5वें नंबर पे। फिर 13 से छोटा 12, ये हो गया, और ये देखो यहाँ पर भी एक और 12 है। ठीक है, तो ये एक 12 और ये एक 12, इसको हम देते 6 और इसको देते 7। तो दोनों का जब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5, 6.5। 6.5। एक का 6 और एक का 7, दोनों का जब हम निकालेंगे मीन तो हो जाएगा 6.5। 6.5। अब इसके बाद 12 से छोटा क्या है? 10। 10। 6, 7, ये 8। ठीक, ये 8वां हो गया 10, और इससे छोटा 7, ये हो गया 9वां, और 9 है कुल प्राप्तांक, तो इसके बाद कोई रैंक नहीं होगी। अब चलो आओ, इतना हो गया, इसकी रैंक दे दिया, इसकी रैंक दे दिया। अब डिफरेंस देखते हैं। 8 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा, है ना? 4.5 और 4, 4.5 और 4 का डिफरेंस 0.5 का होगा। होगा? ये सर नो, 4.5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.5 समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। और उसके बाद फिर देखो तीसरे में क्या है? 10 और 8, सॉरी 10 और 8 कह रहे हैं, ये 8 और 8, 8 और 8 इनका डिफरेंस 0। 0। फिर नेक्स्ट देखो 2 और 6.5 इनका डिफरेंस 4.5। 4.5। फिर 1 और 9 डिफरेंस 8। 8 और 6.5, 6.5 जब जाएगा 8 में से तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। 4.5 में से 2 माइनस करोगे 2.5 पाओगे। 6 और 1 का डिफरेंस कितने का होगा?
5 5 का। अच्छा और 3 और 5 का डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। 2 अब इसके बाद देखो इनका जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करते समय जो सबसे केयरफुल रहने वाली बात है वो है दशमलव के गुणा की। ठीक है, अब जैसे ये 0.5 दिख रहा है ना, 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 जब करोगे तो 0.25 मिलेगा। मिलेगा ना? तो किसी को डाउट हो रहा है यस इसमें? यस मैम सारे बच्चों को ये चीज यस क्लियर है? मैम यस मैम यस मैम ठीक है, तो ये डिफरेंस है। 5 का स्क्वायर किया 25 मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 मिलेगा। पॉइंट क्यों? क्योंकि 5 5 से 25 और दशमलव 2 अंकों पे लगेगा तो 0.25 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करने पे 0, ये 4.5 है, जब इसका 4.5 में गुणा करोगे तो 2025 आएगा। 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 20.25 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 8 8 64। फिर 1.5, 15 का जब 15 में इंटू 225 करोगे तो 225 आएगा। और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव यहाँ है और दूसरा वाला 1.5 जिससे गुणा कर रहे हो तो 2 अंकों पे दशमलव लगेगा तो ये 2.25 मिल जाएगा। फिर ये 25 है, 25 25 हम 625, 625 तो 2 अंकों पे दशमलव लगाना होगा तुम्हें तो ये 6.25 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 5 5 है 25 और 2 2 है 4। सबका समेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? 147। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे में कैलकुलेशन किया है मैंने, तुम लोग को शायद उतना साफ साफ ना दिखे, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। सिग्मा डी की स्क्वायर की जगह पे 147 रखना और एन की जगह पे कितना रखोगे? 9 रखोगे। 9 हाँ ठीक है, तो जब 6 में 147 का गुणा करोगे तो तुमको 882 मिलेगा, 882। और नीचे 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 80 मिलेगा। और 80 का जब 9 में गुणा करोगे तो 8 9 जा 72, नीचे 720 आ जाएगा। अब 882 को 720 से भाग दोगे तो तुमको मिलेगा 1.23, 1.23। और जब इस 1 पॉइंट, अब यहाँ पर देखो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि पहले 1 है और बाद में कितना आ रहा है? 1.23। तो जब हम 1 में से 1.23 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा आंसर? 0.23 माइनस में, माइनस माइनस में, है ना? क्योंकि बाद वाला बड़ा है, यहाँ पे यहाँ कोई स्क्वायर नहीं होने वाला, अब वो सब प्रोसेस हो चुका है। अब क्या हो रहा है, 1 छोटा है और 1.23 बड़ा है। जब हम 1 में से 1.23 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -0.23। तो यहाँ अब इस रो की व्याख्या क्या होगी कि हमें यहाँ पर जो सहसंबंध मिल रहा है, द कोरिलेशन वी आर गेटिंग हियर इज with negative sign. So we can say that the correlation is negative. सहसंबंध ऋणात्मक है, अर्थात छात्रों के अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों के बीच में सहसंबंध इस प्रकार का है कि अंग्रेजी के प्राप्तांक बढ़ने पर विज्ञान के प्राप्तांक घटते हुए मिल रहे हैं। लेकिन यह केवल 0.23 का ही अंक हमें मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। हम सबके लिए इस चीज को नहीं कह सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि जब उनके अंग्रेजी के प्राप्तांक बढ़ रहे हैं तो विज्ञान के कम हो रहे हैं, या फिर विज्ञान के प्राप्तांक बढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के प्राप्तांक कम हो रहे हैं। ठीक है, तुम लोग एक ही चीज को लेकर के इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, सीधे सीधे कह सकते हो कि जब अंग्रेजी के प्राप्तांक बढ़ रहे हैं तो विज्ञान के प्राप्तांक कम हो रहे हैं, या फिर एक विषय में प्राप्तांक बढ़ने पर दूसरे विषय में प्राप्तांक कम हो रहे हैं, है ना? तो ऋणात्मक सहसंबंध ये बताता है कि एक विषय के प्राप्तांक बढ़ने पर दूसरे विषय के प्राप्तांक कम हो रहे हैं, लेकिन यह संख्या केवल 0.23 है, जिससे यह पता चलता है कि यह सारे विद्यार्थियों में ऐसा क्रम नहीं है, कुछ विद्यार्थियों के लिए ही
हम इस चीज को सही मान सकते हैं। और अगर यही आ जाता है 0.80 के लगभग, ठीक है, 80 के लगभग, तब हम क्या कहते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थियों में ऐसा Yes, पाया ma'am. जा रहा है कि कोरिलेशन नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है टाइड स्कोर्स कि हम किस तरीके से एक जैसे प्राप्तांक रहने पर वहां पर हम नंबर देंगे। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत इसलिए आएगी कि सीधा सीधा रहता है तो दशमलव का गुणा भाग नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको पॉइंट में नंबर्स मिलेंगे तब आपको दशमलव का गुणा भाग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कितने कितने अंक पर दशमलव लगना है। कठिन नहीं है, लेकिन हाँ तरीका सही उसका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना था रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के एग्जांपल्स के बारे में। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अब कि किस तरीके से हम लोग रैंक ऑर्डर कोरिलेशन Yes, ma'am. कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस को करेंगे। Yes, ma'am. ओके, यस मैम, आगे। चलो ठीक है फिर। तो और भी जो एग्जांपल्स तुम लोग